मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। अभी हाल ही में देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनज़र हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीट्रिपलएससी को ध्यान रखते हुए जो भी अनिवार्य प्रश्न सब्जेक्टों से संबंधित पूछे जाते हैं उनमें हम लोग सर्वप्रथम इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। इस सीरीज में हम लोग 10 सेट बनाए हैं जिन पर आपको प्रति सेट पर 25 क्वेश्चन मिलेंगे। उन 25 क्वेश्चनों को हल कराते हुए या 50 क्वेश्चनों को और इसमें शामिल करूंगा। आप लोगों को उम्मीद है कि इससे अधिकांशतः एक दिवसीय परीक्षाओं में लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं, प्रथम सेट को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो पहला जो सुझाव आता है वो एक एम.एन. राय हैं, मानवेंद्र नाथ राय। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव दिया था। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। तो मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित आयोग की बात करें तो मॉन्टेगू जो हैं वो भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। ये दो व्यक्तियों के नाम से इस रिपोर्ट को आधारित बनाया गया है और इनका जो नाम है इसके आधार पर 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो लाया गया उसे मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड के अलावा मार्ले-मिंटो सुधार। अगर मार्ले-मिंटो सुधार की बात करें, ये एक प्रश्न और बन सकता है कि मार्ले-मिंटो सुधार किसे कहा जाता है। तो ये मार्ले-मिंटो भी सेम इसी प्रकृति का है। इस पर अगर बात करें तो मार्ले भारत सचिव रहते और मिंटो भारत के वायसराय। इन दोनों के नाम से जो सुधार कार्यक्रम आया था, जो अधिनियम बनाया गया है वो 1909 का है। तो 1909 के अगर अधिनियम पर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि उसे किस नाम से जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। यहाँ पर बात कर रहा फेडरल कोर्ट की। तो फेडरल कोर्ट की या संघीय व्यवस्था की बात करें तो 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था की बात की गई थी। तो 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। तो अधिनियम की पूछ रहा तो 1935 टिक करेंगे, बशर्ते कि अगर वर्ष पूछता तो यहाँ पर हम लोग 1937 का वर्ष टिक करते। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई पहली बार 1937 में की गई। अगर एक और क्वेश्चन पूछते कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी और वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। अब अगले प्रश्न के रूप में देखते हैं। तो अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। इस पर पूछा गया है किस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। तो यहाँ पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति की जो बात हो रही वो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करें तो इसने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी। फिर इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया। तो यहाँ पर जो पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जा रहा है उस पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अगर पिट्स इंडिया एक्ट में बात करें कि क्या प्रावधान किया गया तो यहाँ पर बीसी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा की गई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लाए गए अधिनियम है। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो यहाँ पर अगर बात करें इंडियन गवर्नर जनरल, ये इंडियन गवर्नर जनरल और उसके पद को ये पूछा जा रहा इंडियन वायसराय के पद पर कब नामित किया गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात यहाँ पर 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित होता है और उस भारत सरकार अधिनियम के तहत ही भारत का जो गवर्नर जनरल लगता है उसे इंडियन वायसराय के नाम में तब्दील कर दिया जाता है।
उसे इंडियन वायसराय के नाम में तब्दील कर दिया जाता है। तो यहाँ गवर्नर जनरल का जो पद है वो भारत के वायसराय के रूप में नामित किया गया। फिर इसके बाद अगर अगले प्रश्न पर चलते हैं, वहां पर देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना और शक्ति का विभाजन। अब यहां पर अगर देखें भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन और संघीय बैंक की स्थापना और शक्ति का विभाजन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो शक्तियों के विभाजन की भी बात की गई है, संघीय बैंकों की भी स्थापना का प्रावधान किया गया है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया था, ये भी बात सही है। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नरों के लिए विशेष शक्ति का प्रावधान, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो विशेष शक्तियों का भी प्रावधान किया गया था, लेकिन अंतिम अधिकार के रूप में जो आज भी चल रहा हो संघीय बैंक, ये एक फेडरल बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना जो की गई वो 1934 के अधिनियम द्वारा, आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम द्वारा 1935 में कर दी गई थी। आगे पूछ रहा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, यहां पर देखेंगे स्वतंत्र भारत में सी राजगोपालाचारी, यहां पर सी का तात्पर्य चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के ये पहले गवर्नर जनरल बने थे जो कि भारतीय व्यक्ति थे। अगर यहां पर ऑप्शन में यहां पर ये ना पूछा होता कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो यहां पर फिर ऑप्शन हो सकता था माउंटबेटन का, लेकिन माउंटबेटन यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अगर भारतीय पूछा है तो सी राजगोपालाचारी करेंगे। अगर प्रथम गवर्नर जनरल देखेंगे तो अगर यहां पर ऑप्शन में दिया जाता भारतीय ना दे करके अन्य का पूछा जाता तो फिर हम लोग माउंटबेटन टिक करते। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें अगले प्रश्न पर, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया दो नई स्वतंत्र सत्ताओं में, भारत और पाकिस्तान, ये दो बात कर रहा भारत और पाकिस्तान नाम, यहां पर अगर देखेंगे तो दो डोमिनियन स्टेट, दो अधिराज्यों की स्थापना जो हुई थी, अधिराज्यों की अगर स्थापना की बात करें तो दो अधिराज्यों की स्थापना हुई थी, ये स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर। अब यहां पर एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया, तो उसकी डेट पूछी जाती है, तो 4 जुलाई 1947 आपको ध्यान रखना है कि 4 जुलाई की डेट है। दूसरा फिर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया, पेश किया गया 4 जुलाई को और पारित कब हुआ, तो 18 जुलाई की आपको डेट ध्यान रखनी है कि 18 जुलाई 1947 को ये पारित किया गया था। ये दो तिथियां आपके लिए और महत्वपूर्ण है, और इसी अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन या दो अधिराज्यों की स्थापना की गई। प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया, अब देखिएगा संवैधानिक राजतंत्र सभा में वंशानुगत लोकतंत्र, ऐसा दोनों नहीं है, प्रजातांत्रिक राजतंत्र ये भी नहीं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहां पर अगर बात करें लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हिंदुस्तान की अगर बात करें कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र किस परिपेक्ष में है, तो यहां पर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये दो शब्द हैं और दोनों के मीनिंग, बहुत बच्चे इस दोनों मीनिंग को एक दूसरे का समानांतर समझते हैं, जबकि ये त्रुटिपूर्ण बात है। यहां पर गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का तात्पर्य भी पूछा जाता है एक ऐसा राज्य जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित किया जाता है, ना कि वंशानुगत, जबकि ब्रिटेन में जो राजतंत्र है वहां पर आज भी जो वहां का राष्ट्राध्यक्ष होता है वो ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का सम्राट ही होता है। लोकतांत्रिक बात है, लोकतंत्र का मतलब हमारे यहां अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र कैसा है, तो हमारा लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र है। एक प्रश्न और भी ये नोट कर सकते हैं आप कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। आज दुनिया में देखेंगे तो अधिकांश लोकतंत्र इसी परिपाटी पर हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के हैं, अर्थात वो लोग खुद अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और संसद भेजते हैं, और वो प्रतिनिधि फिर उनके लिए सरकार बनाने के पश्चात कार्यपालिका विधायिका के रूप में कार्य करते हैं। अगले प्रश्न के रूप में पहुंचते हैं, निम्न में से किसने संविधान उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यहां पर प्रश्न होना चाहिए था संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखे गए थे। तो अगर इसकी बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखे गए थे, तो उद्देश्य प्रस्तावों पर अगर हम लोग चर्चा करें कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखे थे,
तो एक नाम दिया गया बीएन राव का। यहाँ बीएन राव का मीनिंग भी ध्यान रखना है, बेनेगल नरसिंह राव, बीआर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प ये रखे कब गए थे, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। अब 13 दिसंबर की जो तीसरी बैठक हो रही, इसी में उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए। 13 दिसंबर की जो तीसरी बैठक संविधान सभा की आयोजित की गई, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे और ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का रूप लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके और इन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकृति कब प्राप्त हुई, और अगर चर्चा करना चाहें तो ये 22 जनवरी 1947 को इन्हें स्वीकृति प्राप्त हुई। 1946 में रखे गए थे, लेकिन 1947 में इन्हें स्वीकृति प्राप्त होती। तो ये ध्यान रखेंगे कि तीसरी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प किसने पेश किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बने। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जिन्हें स्वीकृति कब दी गई, तो 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, कल्याणकारी राज्य वस्तुता मिश्रण है। तो वस्तुता मिश्रण किसका है, तो आप कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना की गई है भारतीय संविधान के, वो भाग 4 में की गई। और अगर भाग 4 को देखते हैं तो उस पे क्या है, तो भाग 4 में प्रावधान है डीपीएसपी का, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत क्या बात की गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही उदारवाद, समाजवाद और गांधीवाद, अगर इस पे और जोड़े उदारवादी विचारों, गांधीवादी विचारों और समाजवादी विचारों का समावेश किस भाग में है, तो डीपीएसपी में भाग 4 में मिलेगा। अर्थात कल्याणकारी राज्य वस्तुता मिश्रण है उदारवाद और समाजवाद का, उदारवाद और समाजवाद का। अब उसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्योंकि यह एक समाजवादी देश है, यह सभी धर्मों को एक समान मानता है, लोगों का कोई धर्म नहीं है, धार्मिक मतों एवं प्रथाओं को निरुत्साहित किया गया। तो यहां पर देखेंगे यह एक समाजवादी देश है, इससे कोई बात मैच नहीं करती, ये सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म की जो बात होती है, वो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों को एक समान मानने से। हिंदुस्तान में कोई राजधर्म नहीं, अर्थात एक तरफ धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि धार्मिक मामलों में भारत सरकार या भारत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, दूसरी तरफ यह हिंदुस्तान में किसी भी धर्म को हतोत्साहित और प्रोत्साहित नहीं करेगा। आप ये मान के चलिए कि इसका तात्पर्य ये होता है धर्मनिरपेक्षता का कि ये सभी धर्मों को एक सम्मान की भावना से देखता है या मानता है। आगे हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ बनाया गया है, क्या बनाया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो गया है, यहां पर फिर देखेंगे स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। तो भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में किसे जाना जाता है, सी राजगोपालाचारी को। अभी भी हमने बात की थी कि सी राजगोपालाचारी को। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया। तो इसका मतलब किसके द्वारा हाथ से लिखा गया, तो अगर इस मूल दस्तावेज पे देखेंगे तो जो लेखन कार्य किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम आता है, सी ऑप्शन पे है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही जो है क्या किया, अपनी हैंड राइटिंग में भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को, मूल दस्तावेजों को उल्लिखित करने का काम किया, लिखा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाओं की संख्या। अब देखिए पहला प्रश्न यहां से बन सकता है, ये 24 जनवरी 1950 की डेट ध्यान रखना, संविधान सभा की 12वीं और अंतिम बैठक इसी तिथि को हुई थी। यह पूछा जाता है कि संविधान सभा में बैठकों की संख्या कितनी थी, तो एक प्रश्न ये बन जाएगा कि संविधान सभा में बैठकों की संख्या कितनी थी, तो 12 बैठकें हुई संविधान सभा की, वो आपको ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न इसका बनता है कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो यहां पर संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ये दूसरा प्रश्न आपको जवाब मिल गया इसी प्रश्न से, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। फिर इसमें पूछ रहा कि उस पे इसमें महिलाओं की संख्या, तो यहां आप देखेंगे 30, 20, 15 और 25 दिया गया। यहां पर ध्यान रखेंगे संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी मानी जाती है, 15। ये स्पेशली क्वेश्चन बनता है, इतनी ही महिलाओं ने हस्ताक्षर भी किए, क्योंकि इससे कम आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो 15 महिलाएं जो संविधान सभा की मेंबर रही और उनके हस्ताक्षर भारतीय संविधान के लिखित या मूल दस्तावेज पर किए गए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहां पर देखना है कि संविधान सभा के संबंध में पूछा जा रहा कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसको देखते हैं। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यहां पर नहीं शब्द है, इसी कारण से यह ऑप्शन उचित होता है, सही है, कथन सत्य है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, तो यहां पर ध्यान रखना है यह ऑप्शन रंग है, अर्थात प्रत्यक्ष मतदान इस पर नहीं हुआ था। तीसरा ऑप्शन है बहुदलीय निकाय था, बहुत सारे दल थे, सच है, कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, छोटे छोटे दल थे, कृषक प्रजा पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, ऐसे कई दल थे। तो यहां पर पूछ रहा कि कई पार्टियों का समावेश, तो बहुदलीय निकाय था,
भारतीय संविधान सभा में अनेक दलों के लोग समाहित थे, अर्थात एक बहुदलीय निकाय था। इनमें से कार्य करने के लिए कई समितियां, ये भी सच है कि एक समिति नहीं थी, कई सारी समितियां बनाई गई थी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या फिर अन्य प्रांतीय समितियां, भाषाई समितियां, अनेक ऐसी समितियां थी जिनके माध्यम से संविधान सभा ने अपना काम किया। तो अब यहां पर देखते हैं तो 3 कथन सत्य मिलते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। इस पे ऑप्शन में दिया गया है पहला, तीसरा और चौथा। ये ऑप्शन जो बना हुआ है इसको आप टिक कर सकते हैं। ये चौथा ऑप्शन जो दिया गया है ये 1, 3, 4, इसको आप हल कर लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो पहला प्रश्न तो यही आपको एक प्रश्न है और उसका उत्तर ये मिल जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो एक डेट मिल गई 26 जनवरी 1950 को। यहाँ लागू शब्द के लिए हिंदी में कई सारे शब्द प्रयोग होते हैं, अंग्रेजी में इसको ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान इंप्लीमेंट कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर पूछा जाता है भारतीय संविधान प्रवर्तित कब हुआ, तो ये भी अगर प्रवर्तित करने की बात आ जाए कि प्रवर्तित कब किया गया, तो प्रवर्तित कब किया गया 26 जनवरी 1950 को। प्रवृत्त कब किया गया, तब इसका आंसर यही हो जाएगा। एक और चीज यहां ध्यान रखेंगे, भारत गणतंत्र कब बना, तो भारत गणतंत्र कब बना, तो गणतंत्र बनने की डेट भी यही है। क्या डेट है कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। अब देखेंगे यहां क्या प्रश्न बचा है। तो पूछा गया भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया, तो अब अपनाने की डेट पूछ रहा आपसे। तो अपनाने की डेट जो है उस पर आप क्या करेंगे, तो उस पर आप देख लीजिए। इस पर दिया गया है ऑप्शन पे, इस पे पहला ऑप्शन दिया गया है 29 अक्टूबर 1949, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 26 दिसंबर 1949 और तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। यहाँ जो अपनाया गया शब्द है इसको ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान अधिनियमित कब किया गया, आत्मार्पित कब किया गया, अंगीकृत कब किया गया। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, ये ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, तो आपको तिथि बतानी है 26 नवंबर 1949। कब अपनाया गया, कब अंगीकार किया गया, कब स्वीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया। ऐसे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं और जिनका आंसर, अगर भारतीय संविधान की आपने गौर से प्रस्तावना देखी होगी तो उसमें 3 शब्द दिए गए हैं हिंदी में। क्या किया गया, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 3 शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की अगर तिथि पूछी जाएगी तो आपको सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। अगर पूछा जाए लागू कब किया गया, तब 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न पर, भारत का संविधान लिखा गया था, इसमें पूछ रहा है तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो अब यहां पर देखेंगे पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 वर्ष से अधिक, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय, ये आपने पढ़ा होगा 18 दिन। अब अगर इसको देखेंगे तो वैसे भी क्या हो जाता है, 2 वर्ष से अधिक 11 माह और 18 दिन। तो अब क्या हो गया, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, अर्थात 3 वर्ष भी नहीं पूरे हो रहे, 2 वर्ष से अधिक अवधि। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में बनी नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे। यहां पूछा गया है कानून मंत्री के रूप में, विधि मंत्री के रूप में, तो कानून मंत्री कौन बना था, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर पहले स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। यहां पर अगर बलदेव सिंह की बात करें तो ये बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। मोहम्मद अली जिन्ना का इस कमेटी से कोई मतलब नहीं था। लियाकत अली, ये सब लोग 1947 के बाद पाकिस्तान चले जाते हैं। तो यहां पर दोनों ऑप्शन तो खारिज हो जाते हैं, ए और सी। बी और डी पर, बी पर बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बनाया जाता है। आगे देखेंगे भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। तो अभी हम लोगों ने 2 मंत्री देख लिए, तो अब यहां पर देखेंगे पहला ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बाबू जगजीवन राम है, मोरारजी देसाई और गोविंद वल्लभ पंत। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी आपको 2 चीजें गौर रखनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे, यही ऑप्शन आपका सही होगा। बाबू जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, ना कि क्या कहते हैं कि यहां पर जो गृह मंत्री, श्रम मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम का काल रहा है। पहले स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द दिए जा रहे हैं।
स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, जिसको बंधुत्व के रूप में लिखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से लिए गए, ये पूछा गया है। तो यहां पर एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति का, और फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ेंगे तो ये 1789 की क्रांति थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी जो शब्द लिए गए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो फ्रेंच क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान लगभग कितने शब्दों का बना है। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें कितने शब्दों का बना है, तो शब्दों की संख्या यहां 40,000, 60,000, 80,000 दिया है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ 1,20,000 जो दिया गया है, इस पर देखेंगे कुल शब्द जो है अंग्रेजी का अगर देखेंगे तो इस पे 1,46,385 टोटल शब्दों की सीमा, 385। इस पे जो शब्द सीमा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1,46,385 कुल शब्द सीमा है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिस पर हम टिक करें। तो यहां पर सबसे ज्यादा शब्द सीमा 1,20,000 है, ये डी ऑप्शन आपको सही करना है। और एक्यूरेट भी ध्यान रखना है कि टोटल शब्दों की सीमा जो थी वो 1,46,385 संख्या। आगे भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस शब्द को अगर पकड़ना है तो यहां पर ध्यान रखेंगे 3 शब्द ज्यादातर काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित। तो आपको देश का नाम बताना। अब यहां जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, भारतीय संविधान का आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है। इस अधिकार में देखेंगे तो इस पर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके शरीर और प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहां पर जो विधि शब्द दिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द कहां से लिए गए, तो यहां पर आप सी ऑप्शन टिक करेंगे, जापान। मैं इसके विषय में और बता देता हूं कि जापान का जो संविधान है वो 1946 का संविधान है, और 1946 के जापानी संविधान का एक आर्टिकल है 31। यहां पर ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जापानी संविधान का एक आर्टिकल है 31, और उसी से कोरिलेट करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा कि किस देश से प्रभावित, तो आपको ध्यान रखना है ये शब्द जापान से लिए गए। अब इसी तरीके से 2 शब्द और आते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन या कानून का शासन, यह आर्टिकल 14 में है और यह ब्रिटेन से लिया गया। इसी तरीके से एक है इक्वल बिफोर द लॉ, यह भी आर्टिकल 14 का ही एक शब्द है। तो ये शब्द अलग है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, ये आपको ध्यान रखना, राज्यों का संघ की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है। यहां पर कह रहा है यूनियन ऑफ स्टेट की बात, यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात अगर की गई है तो आप इसको गौर से देखेंगे तो यहां पर देखिए कि ये जो शब्द है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 का है, अनुच्छेद 1 का। उस पर क्या कहा जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस बात की जो परिकल्पना की गई, भारत क्या है, राज्यों का संघ। अब ये पूछा जा रहा कहां से लिया गया, तो यहां जो संघ की व्यवस्था, संघ की बात की गई, ये कनाडा है। कनाडा से हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो यहां पर जो ऑप्शन टिक करेंगे, बी ऑप्शन, ये संघ की अवधारणा, राज्यों के संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई। आज के लिए यही 25 प्रश्न हैं और आप इनको लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और प्रश्न पूछने की जरूरत है, कोई सुझाव की जरूरत है, तो आप इस पे जा करके आप इस पे प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आप अपने नए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।